Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज बीकॉम के लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड लॉज. ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. जो आगे मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में एवरी ईयर पूछे जाते हैं. आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें साइबर क्राइम्स के आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए और वीडियोस अपलोड कर दीजिए, तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ. अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं साइबर क्राइम्स एंड लॉ पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. मैंने कमेंट में भी उसे पिन किया हुआ है, वहां से भी चेक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आप जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं. मैंने साइबर क्राइम्स एंड लॉज के नेम से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये है आज के वो 3 टॉपिक जो हमने डिस्कस करने हैं. सबसे पहला होगा साइबर फोरेंसिक्स, देन होगा साइबर स्पेस ज्यूरिसडिक्शन एंड देन क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले आते हैं हम साइबर फोरेंसिक पे. साइबर फोरेंसिक क्या होता है? यहाँ पे इसका शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और कभी कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपके लिए आता है एग्जाम में. सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स टू गैदर, process, interpret and to use digital evidence to provide a conclusive description of cyber crime activities. That means जब आपको पता चल जाता है कि कुछ साइबर क्राइम हुआ है तो साइबर क्राइम एक्टिविटीज का कंक्लूजन निकालने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ था, इसके लिए आप यूज करते हैं साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, एनालाइज कर सकें और एट दी एंड आप डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकें ताकि आपको ये पता चल सके कि वो साइबर क्राइम जो हुआ है उसके लिए आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं. ठीक है, और उसका इजीली आप किस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हो. नाउ एज पर क्रिज एल.टी. ब्राउन कंप्यूटर एविडेंस कलेक्शन एंड प्रेजर्वेशन 2006 ये कहते हैं कि चाहे साइंस जरूरी होता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स के लिए, लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं कि किस तरीके से वो कंक्लूजन पे पहुंचे. तो यहाँ पे मेनली काम आता है आर्ट. ठीक है, तो एक तरीके से साइबर फोरेंसिक एक आर्ट की तरह है क्योंकि आपके पास मेथड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि आपको सारा काम कंप्यूटराइज मेथड के थ्रू करना है तो यहाँ पे आर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Now, cyber forensics required specialized expertise and tools that goes above and beyond the normal data collection and preservation techniques available to end users or system support personnel. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि साइबर फोरेंसिक सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज ही कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपर्ट का ही काम है, सिर्फ वही कर सकते हैं. चाहे वो क्योंकि देखा जाए तो ये नॉर्मल डेटा कलेक्शन से बहुत आगे की बात है. ये नहीं है कि बस आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल्स ले लिए हैं और आप उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हो. आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल डेटा कलेक्शन से आगे जाकर कुछ प्रेजर्वेशन टेक्निक्स यूज करनी है जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली कंक्लूजन क्या निकला है. सो फॉरेंसिक एग्जामिनर रेंडर्स एन ओपिनियन. पहले वो एक ओपिनियन लेके चलते हैं एक्सपर्ट, उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके पास जो भी मटेरियल होता है वो उसको कवर अप करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि साइबर क्राइम में कौन कौन इन्वॉल्व था और क्या क्या हुआ था. ठीक है, इसके कंटिन्यूएशन में ही आगे देखते हैं क्या लिखा है. आफ्टर रेंडरिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्ट. तो जब ओपिनियन भी बना लिया, रिपोर्ट भी बना ली है, उसके बाद उनका काम ये होता है ही डिटरमाइंस वेदर दे आर और हैव बीन यूज्ड फॉर क्रिमिनल, सिविल और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज. तो मतलब ये नहीं है कि आपने बस डेटा कलेक्ट कर लिया, आपके पास सारा मटेरियल है, अब आप इस सबको यूज कर लोगे. आपको फिल्टर भी करना पड़ता है मटेरियल, क्योंकि आप ये देखिए ना कि इंटरनेट के बेसिस पे सारी चीजें हुई हैं. कंप्यूटर फोरेंसिक्स की बात हो रही है, साइबर फोरेंसिक्स की बात हो रही है. सो इस केस में चेक किया जाता है कि जो ओपिनियन बनाया गया था और जो रिपोर्ट बनी है क्या उसके बीच में कुछ डेविएशंस हैं. अगर डेविएशंस है तो वो कहां पर आ रही है, इस चीज को क्रिमिनल, सिविल और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं. देन मोस्टली कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेट डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. तो किस तरीके की डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इनके पास, लेकिन आप ये ध्यान रखिए सिर्फ हार्ड ड्राइव्स नहीं होती है. मतलब हमारे माइंड में डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जब भी हम नाम लेते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले हार्ड ड्राइव आता है.
तो हार्ड ड्राइव तक लिमिटेड नहीं है ये सारी डिवाइसेस, ये और भी सारी हैं। जैसे आप यूएसबी ड्राइव्स की बात कर सकते हो, माइक्रो ड्राइव्स की बात कर सकते हो, जिन्हें हम पोर्टेबल डेटा डिवाइसेस भी कहते हैं। नाउ कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज डन इन अ मैनर दैट एडहेयर्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस दैट आर एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि आप जो भी, अगर आप एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं या फिर जो भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है, जो भी फोरेंसिक एग्जामिनर होता है, उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही एविडेंस कलेक्ट करेगा। क्योंकि अगर ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट हुए जो वो कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर पाया, जो कोर्ट ने माना ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा, तो उस केस में वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो ध्यान रखना चाहिए दैट इट मस्ट बी टेक्नो लीगल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो कुछ भी एक तरीके से एविडेंस ले लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी भी साथ में होगी और लीगल भी। इसीलिए आप कंप्यूटर फोरेंसिक्स या साइबर फोरेंसिक्स को ना तो प्योरली टेक्निकल कह सकते हो और ना ही प्योरली लीगल। ओके, सो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसे सम अप करें तो साइबर फोरेंसिक्स इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक्स। तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब साइबर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, टेक्निक्स को एनालाइज करना होता है कि आप कौन सी टेक्निक्स लगाओगे इन द इंटरेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग पोटेंशियल लीगल एविडेंस। और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, जो आप एक टेक्नो लीगल एविडेंस को डिटरमाइन कर सको, एक कंक्लूजन पे सको कि साइबर क्राइम जो हुआ है इसके बाद अब क्या कर सकते हैं जिससे जो भी पर्सन है कल्प्रिट उसे पकड़ा जा सके। ओके, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन का। और इसका मीनिंग क्या है, देखिए, द इंटरनेट एज अ नोवेल मीडियम ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन रेजेस टू फंडामेंटल जुरिस्डिक्शनल इश्यूज। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो एक तरीके से वो कॉमर्स और कम्युनिकेशन के बीच में एक जो गैप है वो ब्रिज करता है। ओके, अब इसके बेसिस पे दो फंडामेंटल जुरिस्डिक्शनल इश्यूज आते हैं। अब वो कौन से मेन दो इश्यूज हैं आपको ये समझना जरूरी है टू गेट द मीनिंग ऑफ साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन। ओके, तो पहला तो इशू ये है, द इंटरनेट डिमिनिशेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। तो ये तो हम सबको ही पता है कि अगर आप इंटरनेट को यूज करके बायर एंड सेलर कुछ बाय कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, तो उस केस में आप कहां पर हो, आपकी फिजिकल लोकेशन मैटर करती ही नहीं है। तो अब अगर इसके वे में ही अगर कहीं ना कहीं किसी के साथ फ्रॉड हो गया है तो ये पहचानना भी, ये जानना भी काफी मुश्किल हो जाता है कि फ्रॉड जिसने किया है वो पर्सन उस टाइम पे कहां पे प्रेजेंट था। ओके, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। सेकेंड इज द इंटरनेट ऑल्टर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन बायर एंड सेलर। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ सब कुछ बायर ने किया है या सब कुछ सेलर ने किया है, तो एक बैलेंस क्रिएट होता है बायर एंड सेलर के बीच में। It arms buyers with masses of information and new analytical tools such as cyber agents known as bots. अब यहाँ पे होता क्या है कि obviously जब भी if suppose कि अगर मुझे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और मैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, कि मैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर कुछ भी डील कर रही हूँ या फिर मैं कुछ भी परचेज कर रही हूँ, तो उस केस में वो मेरे लिए एक साइबर एजेंट है, तो मैं उसे बॉट कह सकती हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब वहां पर जो Amazon है या फ्लिपकार्ट है वो मेरे लिए सेलर है, ठीक है, मेरे लिए वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके थ्रू, उस Amazon या फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू मैंने कौन सी कंपनी से या कौन से स्टोर से परचेज किया है वो हो गया सेलर और मैं हूं बायर। तो मेरे हम दोनों के बीच में, मतलब बायर एंड सेलर के बीच में जो एक साइबर एजेंट है वो काम करता है ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, नाउ द इंटरनेट ऑपरेट्स इन एन एनवायरमेंट विच अलाउज इन्फ्रिंजमेंट्स टू टेक्स प्लेस with no clear and convenient jurisdiction in which the right holder can file suits। अब बात ये होती है कि अगर मैंने यहाँ से पेमेंट कर दी है, ओके, सपोज करिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी ना करके अगर मैंने मेरे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट ही कर दी है, लेकिन जब मेरे पास मटेरियल आ जाना चाहिए था जितने टाइम में, मेरे पास वो मटेरियल नहीं आया। नाउ आई एम वेटिंग कि कब मेरे पास जो भी मैंने ऑर्डर किया था मेरा ऑर्डर कब प्लेस होगा, बट सपोज मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आया है, तो अब मैं किसे कांटेक्ट कर सकती हूँ उस केस में। सपोज करिए कि अगर मैंने Amazon या फ्लिपकार्ट में से किसी भी वेबसाइट, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कुछ भी ऑर्डर प्लेस किया है और वहां पे Amazon एंड फ्लिपकार्ट भी सपोज मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ओके, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली मुझे तो ये भी नहीं पता होगा ना कि
ऐसा भी तो हो सकता है कि जिससे मैंने जमान मंगवाया हो, जिस स्टोर से मैंने अपना ऑर्डर डिलीवर किया हो, वहां पर ऑर्डर प्लेस किया हो। आप ये भी बोल सकते हो कि वो प्लेस जहां पर मैं रहती हूँ वो हो ही ना वहां पे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अब ऑब्वियसली मैं वहां पे स्टोर पे स्पेशली थोड़ा ना बोलने के लिए जाऊंगी कि मैंने तो पेमेंट कर दी है, आपने अभी तक मेरा ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया। तो यहाँ पे राइट होल्डर के पास ये प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास इतना भी राइट नहीं है कि मैं केस फाइल कर सकूं। तो इसीलिए इसका मीनिंग ये है कि इंटरनेट ऑपरेट्स इन एन एनवायरमेंट विच अलाउ इन्फ्रिंजमेंट्स, मतलब मेरे साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, टू टेक प्लेस विद नो क्लियर एंड कन्वीनियंट जुरिस्डिक्शन इन विच द राइट होल्डर कैन फाइल सूट्स। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे सामान मंगवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, ऑब्वियसली डर तो सबको ही होता है कि अगर हमने पेमेंट कर दी है लेकिन अगर सामान हमारा आया ही नहीं तो फिर हम किसको कहेंगे जाके, ठीक है ना, हम बार बार क्या कस्टमर केयर पे कॉल करते रहेंगे। तो यहाँ पे साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन का पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ द चैलेंज टू द लीगल कम्युनिटी पोज्ड सच एज environment is currently being dealt with at the national level। तो ऑब्वियसली ये नेशनल लेवल की ही पूरी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल वे में आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम कॉन्टिन्यूएशन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम का मीनिंग पता होगा, अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़ी होगी तो जरूर पता होगा, हम इसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। ये डोमेन नेम का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो डोमेन नेम डिस्प्यूट्स होते हैं एंड दे आर बीइंग सेटल्ड बाय ऑनलाइन आर्बिट्रेशन अंडर द यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन पॉलिसी अडॉप्टेड ऑन अगस्त 26, 1999। तो यहाँ पर देखिए हमारे टॉपिक का नेम क्या था, हमारे टॉपिक का नेम था साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कहीं पे भी साइबर तरीके से प्रॉब्लम आती है, अब वहां पे आप जजमेंट कैसे करोगे। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जितने भी डोमेन नेम के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे सेटल्ड होते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के थ्रू। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। कि सपोज अगर दो लोग, अगर मैं सिमिलर तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊं तो सपोज दो लोगों की लड़ाई हो रही है, दो लोगों की लड़ाई में अगर तीसरा पर्सन जाकर उन दोनों की लड़ाई को सुलझा देता है तो वो एक तरीके से आर्बिट्रेटर का काम करता है, जिसमें ऑब्वियसली वो दोनों को समझाएगा कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हम कोई एक ऐसा मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेते हैं जहां पर आप दोनों ही किसी बात पर हाँ कर देंगे। तो ये होता है आर्बिट्रेटर, ठीक है। और जो उसने प्रोसेस यूज किया वो था आर्बिट्रेशन का। सो डोमेन नेम डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के थ्रू आप सेटल कर सकते हो अंडर द यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट। अब ये एक तरीके से पॉलिसी का नेम है जो अगस्त 26, 1999 में बनी थी बाय द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। सो आई कैन से आप बोल सकते हो या फिर ICANN, ठीक है। और हैव ऑल्सो बीन सक्सेसफुली सेटल्ड। दैट मीन्स अगर डोमेन नेम डिस्प्यूट है तो या तो वो यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी के थ्रू आप सेटल कर सकते हो, या फिर आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके थ्रू भी डिस्प्यूट सेटल्ड हो सकते हैं। नाउ टू कंक्लूड, अगर एक कंक्लूजन हम देखें तो टेक्नोलॉजी रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटीज, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में अब हम सिर्फ एक अपने ही एरिया को मार्केट के रूप में नहीं देखते हैं, हम पूरे वर्ल्ड को मार्केट के रूप में देखते हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करती है कि आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स आपको किस तरीके के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आप किसके लिए टारगेट मार्केट हो, तो ये क्या है सोसाइटी। नाउ ऑल्टर्स इट्स कंसर्न, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से कंसर्न को भी ऑल्टर करती है। दैट मीन्स कि किस तरीके की प्रॉब्लम है ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकती है सॉल्व। एंड लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे लॉ को कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दीज ऑल्टर्ड कंसर्न्स नीड टू बी रेगुलेटेड। तो ऑब्वियसली आप चाहे काम कैसे भी करो, चाहे आप ऑफलाइन काम करो या ऑनलाइन काम करो, लेकिन लॉ तो आएगा ही ना बीच में। तो अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो फिर नॉर्मल लॉ है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो फिर साइबर लॉ आता है ना। सो जितने भी कंसर्न्स हैं वो पूरे तरीके से रेगुलेटेड किए जाते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज किए जाते हैं एंड फैसिलिटेट किए जाते हैं। देन टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, अब यहाँ पर भी देखिए डेमोक्रेसी आ रही है, क्योंकि मैं वही बार बार आपको कह रही हूं कि क्या हुआ, ऑनलाइन तरीके से सारी डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी तो आएगी ना। तो सिटीजन्स का डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेक्ट करने के लिए इन द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब अपने आप में ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, द कोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग to cope up with a coherent doctrine
ऑफ पर्सनल जुरिस्डिक्शन, दैट मीन्स वर्ल्ड के जितने भी कोर्ट्स हैं, लोग अच्छे तरीके से सिटीजन्स जो हैं उनका आप ये बोल सकते हो कि डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेक्ट हो, इसके लिए सब कोर्ट्स काम कर रहे हैं ताकि कोहेरेंट डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सनल जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग सारा काम हो सके। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सजेशंस टू स्ट्रेंथन साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन। तो साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे सजेशंस क्या है कि साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, आप टॉपिक को समझिए, ये पॉजिटिविटी की तरफ है कि साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन को आप स्ट्रेंथन कैसे करोगे। ओके, अगर आप जजमेंट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस जजमेंट को अच्छा कैसे करवाओगे, तो उसके लिए सजेशंस क्या है। सबसे पहला है देयर इज एन इमीडिएट नीड फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ साइबर क्राइम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल बेसिस पे ही हो सकता है, सिर्फ नेशनल बेसिस पे नहीं हो सकता। देन इंटरनेशनल एक्सट्रेडिशन लॉ मस्ट इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर एक्सट्रेडिंग साइबर क्रिमिनल्स। तो जितने भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं इनको पकड़ने के लिए जितना अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बन सकता है वो बनना चाहिए। देन कोर्ट्स इन इंडिया शुड बी मोर प्रेगमेटिक इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स एंटरटेनिंग साइबर क्राइम केसेस। दैट मीन्स हम जितना थ्योरी में पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ओके अगर कहीं साइबर क्राइम होता है जो कि गलत है ऑब्वियसली, लेकिन अगर होता है तो वहां पे कोर्ट्स हैं आपके लिए, लेकिन ये कोर्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली कितना अच्छा काम करते हैं उसी की बात हो रही है कि इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकल तरीके से जल्दी डिसीजन लेने चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, और अगर कुछ किसी के साथ ऐसा होता है तो वो कंप्लेंट भी करे तो उनको ये भरोसा भी हो कि कोर्ट उनके साथ है और जल्दी से जल्दी उन्हें जो भी इंसाफ है वो मिल जाएगा। देन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स नीड टू फर्दर स्ट्रेंथन लाइक ऑनलाइन आर्बिट्रेशन। तो जैसे एडीआर्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर डोमेन नेम कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी तरीके के जो ऑनलाइन लेवल पे है, तो वहां पर जो भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो ऑनलाइन आर्बिट्रेशन की तरह ही काम करे और लोगों के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करवाए। ओके, और अब हम आते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या है? आपने इंक्रिप्शन का मीनिंग सुना होगा, है ना। इंक्रिप्शन आपको पता होगा क्या होता है, इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड आपने कम्युनिकेशन में जरूर सुना होगा। तो उस केस में क्रिप्टोग्राफी का हमारा टॉपिक है। तो क्या होता है ना कि जब भी आप किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप सोचा करिए कि इसके रिलेटेड आपने पहले क्या पढ़ा था। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद आ जाता है तो चीजें रिलेट करने में काफी इजी होती हैं। ओके, नाउ द वर्ड क्रिप्टोग्राफी वॉज कॉइन्ड बाय कंबाइनिंग टू ग्रीक वर्ड्स। तो क्रिप्टोग्राफी वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है। क्रिप्टो इसका मीनिंग होता है हिडन एंड ग्राफिन दैट मीन्स राइटिंग। तो दैट मीन्स कुछ हिडन राइटिंग है, कुछ हिडन मीनिंग है इस चीज का। ओके, नाउ क्रिप्टोग्राफी इज मोस्ट closely associated with the development and creation of the mathematical algorithms used to encrypt and decrypt messages। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो जैसे अगर मैं किसी भी चीज का एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा अगर आप किसी से पर्सनल चैट करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि सपोज अगर एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ए ने बी को मैसेज करा है हेलो, तो अब उस केस में अगर उसने हेलो उसे सेंड करा है बी को, तो ए के पास हेलो लिखा हुआ आएगा, बी के पास हेलो लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो बीच में जो मैसेज ट्रांसफर हुआ है ना वहां पर एक कोड जनरेट हो जाते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उसे बीच में से पढ़ नहीं पाएगा। ओके, तो ये होता है इंक्रिप्शन। और ऑब्वियसली जब ए ने अपनी तरफ से बी को मैसेज सेंड किया हेलो का, तो वो वहीं से कोड में कन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स वो हो गया इनक्रिप्ट। जब वो बी के पास आया मैसेज हेलो, तो अब वो बी के पास आने से पहले वो जो कोड इनक्रिप्ट हुआ था, अब बी के पास आने से पहले उस कोड को डिक्रिप्ट किया जाता है और उसके बाद डिक्रिप्ट करने के बाद वो सेम मैसेज बी के पास आ जाता है जो ए ने सेंड किया था। सो ये होता है इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। वेयर एज एक होता है क्रिप्ट एनालिसिस। ये क्या होता है? ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दैट क्रिप्ट एनालिसिस इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग इनक्रिप्शन स्कीम्स। तो इसमें होता क्या है कि पता चलता है कि एक्चुअली ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम है ये चलता कैसे है, वो होता है क्रिप्ट एनालिसिस। सो इन डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशंस क्रिप्टोग्राफी इज नेसेसरी व्हेन कम्युनिकेटिंग ओवर एनी अनट्रस्टेड मीडियम which includes just about any network, particularly the internet।
तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंटरनेट पे अगर आप किसी भी बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है हर चीज इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू ही दो लोगों के बीच में पहुंच रही है। हो सकता है कोई अनट्रस्टेड मीडियम हो सकता है सर्वर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि बीच में से कोई उस मैसेजेस को चुरा ले, ठीक है। तो ये चीजें काफी होती है इंटरनेट पे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप तो चलो ये सिक्योर है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन की है तो कोई थर्ड पर्सन बीच में से नहीं आ सकता, बट स्टिल आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप उसे पर्सनली जानते हैं या नहीं। ओके, देन आते हैं हम 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है privacy and confidentiality। तो नेम ही क्लियर है ये तो, ensuring that no one can read the message except the intended receiver। that means अगर A ने B को सेंड किया है हेलो, तो सिर्फ B ही उसको रिसीव करेगा, बीच में से कोई उसे रिसीव नहीं करेगा। तो ये होती है privacy and confidentiality। then next is authentication। that means the process of proving one's identity। that means ए ने ही सेंड किया था, इसके लिए ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि बीच में से किसी भी पर्सन ने आके उस मैसेज को चुराया नहीं है। देन आती है इंटेग्रिटी। दैट मीन्स एश्योरिंग द रिसीवर दैट द रिसीव्ड मैसेज हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड इन एनी वे फ्रॉम द ओरिजिनल। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग अबाउट व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे अगर किसी ने किसी को हेलो भेजा है तो इन दैट केस रिसीवर जो है, जो बी जो रिसीवर था जिसने मैसेज रिसीव करना था, वहां पे उसे पूरे तरीके से इस बात की श्योरिटी है कि बीच में से मैसेज के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, किसी ने अपनी तरफ से कुछ एड अप नहीं किया है या फिर कुछ हटाया नहीं है उस मैसेज में। जो ए ने सेंड किया था वही बी के पास पहुंचा है, एंड सेम थिंग वाइस वर्सा। अगर बी कुछ भी सेंड करेगा तो ए के पास भी वो सेम ही मैसेज पहुंचेगा, बीच में से कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ अब है 4th पॉइंट इज नॉन रेपुडिएशन। दैट मीन्स अ मैकेनिज्म टू प्रूव दैट द सेंडर रियली सेंड दिस मैसेज। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि ए ने ही बी को मैसेज सेंड किया है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रिटेंड किया गया है कि वो मैसेज ए के थ्रू आया है। ऐसा हो सकता है कि ए की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालकर किसी और ने बी को मैसेज करा है और स्क्रीन वैसी ही है जैसी ए के अकॉर्डिंग होती है। यहां पर नॉन रेपुडिएशन का मीनिंग क्या है कि अगर क्रिप्टोग्राफी है, अगर मैसेज प्रॉपर तरीके से इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड किया गया है, तो वहां पर एक मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर रिसीवर ने वो मैसेज सेंडर के थ्रू, आप बोल सकते हो सेंडर ने ही भेजा था, मतलब ए ने ही सेंड किया था, तो ऑब्वियसली ये बात सच है कि उसे ए ने ही सेंड किया था और उसे बी ने ही रिसीव किया है। नेक्स्ट इज की एक्सचेंज। सो द मेथड बाय विच क्रिप्टो कीज आर शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो ये की एक्सचेंज क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे जरूर चेक करना, जब लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो वहां पर आपको एक कोड दिया जाता है। सपोज करिए कि अगर एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, तो ए और बी के पास जो भी मैसेजेस करने के लिए कोड्स होते हैं जो उन्हें व्हाट्सएप देते हैं, तो वो कोड्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो वहीं से पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं हम इश्यूज अफेक्टिंग द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा क्रिप्टोग्राफी कितना अच्छा होता है, अगर सारे तरीके से क्रिप्टोग्राफी को फॉलो किया जाए तो बीच में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन इश्यूज होते हैं, और वो इश्यूज क्या हैं क्रिप्टोग्राफी के केस में जो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन को खराब कर रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहला है अ स्ट्रांगली इनक्रिप्टेड ऑथेंटिक एंड डिजिटली साइंड इंफॉर्मेशन कैन बी डिफिकल्ट टू एक्सेस इवन फॉर अ लेजिटिमेट यूजर एट अ क्रूशियल टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर दो साइबर क्रिमिनल्स ने आपस में कोई, आप ये सोचिए ना कि मैसेज तो अगर इंक्रिप्शन है तो वो तो सबके लिए ही है, डिक्रिप्शन है तो वो तो सबके लिए ही है। तो अगर दो साइबर क्रिमिनल्स ने आपस में कोई मैसेजेस शेयर करे हैं, ठीक है, अगर सेंड करे हैं, रिसीव करे हैं, तो वहां पे अगर इंक्रिप्शन की बात है तो वो फिर बीच में से थर्ड पर्सन उसको लेगा कैसे, है ना। तो वो तो सबके लिए ही है। The network or the computer system can be attacked and rendered non-functional by any intruder। तो इस केस में अगर कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क को बीच में से इंटरप्ट कर दिया गया, फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट इज हाई अवेलेबिलिटी, वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाई अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड थ्रू द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्रिप्टोग्राफी 100% सिक्योर होता है, अगर किसी ने नेटवर्क ही इंटरप्ट कर दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदर मेथड्स आर नीडेड टू गार्ड अगेंस्ट द थ्रेट, जैसे कि डिनायल ऑफ सर्विस और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर
जो पूरी अथॉरिटी है, अगर वही ब्रेक डाउन हो गई, फिर क्या इंक्रिप्शन एंड क्या डिक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर फंडामेंटल नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ सिलेक्टिव एक्सेस कंट्रोल ऑल्सो कैन नॉट बी रियलाइज्ड थ्रू द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड फॉर द सेम. तो आप ये भी देख सकते हो कि दूसरी फंडामेंटल नीड जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है वो है सिलेक्टिव एक्सेस कंट्रोल, और ये क्रिप्टोग्राफी के यूज के थ्रू आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि अगर बीच में से किसी ने कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो फिर वहां से सारी चीजें चली जाएंगी. ओके, कंटिन्यूएशन में देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिप्टोग्राफी डज नॉट गार्ड अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स दैट इमर्ज फ्रॉम द पुअर डिजाइन ऑफ सिस्टम. तो अगर चाहे एंड टू एंड इंक्रिप्शन है लेकिन मेन सिस्टम ही खराब है, तो क्या ही कर लोगे फिर, है ना. तो क्रिप्टोग्राफी, नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी कम्स एट कॉस्ट. अब यहाँ पे कॉस्ट का मीनिंग क्या है, ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी टर्म से है, जिसमें टाइम की भी वैल्यू है. दैट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि काफी टाइम लगता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करने में, विच इज एडिशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लीड्स टू डिले. तो कभी कभी क्या होता है, ऑब्वियसली जब नई नई चीजें आई होंगी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, तो एकदम ये इतनी फास्ट नहीं होंगी, है ना. तो उस केस में धीरे धीरे करके अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है तो उसमें मनी भी बहुत ज्यादा लगती है और टाइम भी काफी कंज्यूम होता है. तो ये भी एक तरीके का इशू है. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी रिक्वायर्स सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरिंग द हैंडसम फाइनेंशियल बजट. दैट मीन्स अगर एक कंपनी है और वो कंपनी ये चाहती है कि उस कंपनी के जो भी मैसेजेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कोई भी आउटसाइडर ना पढ़ सके या फिर वहां तक ना जा सके, तो इसके लिए उसे एक पब्लिक की जनरेट करनी पड़ेगी. और पब्लिक की को मेंटेन करने के लिए, सेटअप करने के लिए काफी फाइनेंस लगता है. तो ऑब्वियसली पैसा काफी चाहिए होता है. तो अगर पैसा नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी. देन सिक्योरिटी ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक is based on the computational difficulty of mathematical problems. That means हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पे डिपेंड करता है. तो जिसे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स आती होंगी सिर्फ वही ये कर पाएगा. तो अब उस केस में अगर साइबर क्रिमिनल्स ने इस तरीके का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है कि उसे कोई मैथमेटिकल आप कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी की वजह से अगर ब्रेक कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप ये देख ही नहीं पाओगे कि आपस में वो क्या प्लान कर रहे हैं, है ना. और ऐसा हो सकता है कि जब तक ब्रेक हो तब तक वो कुछ ना कुछ गलत कर चुके हो. Then any breakthrough in solving such mathematical problems or increasing the computing power can render a cryptographic technique vulnerable. तो सिंपल बात यही है कि अगर जो भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज करके वो इंक्रिप्शन कोड बनाया हुआ है, अगर वो किसी तरीके से ब्रेक कर जाए, तो वहां पर फिर ना तो इंक्रिप्शन हो पाएगी और ना ही डिक्रिप्शन. और इस केस में जो मैसेजेस सेंडर और रिसीवर के जो भी मैसेजेस होंगे वो कोई भी थर्ड पार्टी पढ़ सकती है, जो कि काफी गलत है. ओके, सो दिस वाज द वीडियो. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा है होपफुली वो आपके काम आए, ठीक है. तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लर्नर्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिन्हें साइबर लॉ एंड इस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है. ओके, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में. आप मुझे बता सकते हैं अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं. इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर इनकम टैक्स की वीडियोस प्रोवाइड की हुई है बीकॉम के लिए. देन मैंने अपने चैनल पर कंपनीज एक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं. तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आपके कंसेप्ट इसी तरीके से क्लियर हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की है, अब तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर, ठीक है. सो वीडियो को लाइक करना मना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय.